नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली के निगम बोध घाट के पास स्थित यमुना बाजार कॉलोनी के 310 परिवारों को दिल्ली सरकार ने 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में इलाके को ओ जोन क्षेत्र बताते हुए कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि स्थानीय निवासियों का दावा है कि जमीन डीडीए की है और उन्हें इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से स्थगन आदेश मिला हुआ है। लोगों ने सवाल उठाया कि अदालत के आदेश के बावजूद सरकार नोटिस कैसे जारी कर सकती है। उल्लेखनीय है कि यमुना में बाढ़ आने पर यह इलाका सबसे पहले जलमग्न हो जाता है। पंजाब के अमृतसर और जालंधर में हुए बम ब्लास्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का मिशन पंजाब बम ब्लास्ट कराना, अमन चैन बिगाड़ना और लोगों को लड़ाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, न कि राजभवन में। सिब्बल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जानबूझकर समय ले रहे हैं ताकि भाजपा चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर टीवीके को सरकार बनाने से रोक सके। भाजपा संगठन को धार देने के लिए पदाधिकारियों को प्रशासनिक और राजनीतिक प्रशिक्षण देने शुरू किए। इनमें पार्टी के पदाधिकारियों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली के साथ साथ राजनीतिक प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे। शिविरों में पदाधिकारियों को बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क, मीडिया हैंडलिंग, सोशल मीडिया रणनीति, संकट प्रबंधन और चुनावी तैयारियों जैसे अहम विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए द्वारका में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। करीब 805.99 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संस्थान इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में स्थापित होगा। मेडिकल कॉलेज में हर साल 250 एमबीबीएस सीटों की व्यवस्था होगी। परिसर में आधुनिक हॉस्टल और रिहायशी ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में हाल की हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बीच हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की अपील की। मानहानिकारक रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अदानी और अंबानी समूह आमने सामने आ गए हैं। मामले में रिलायंस की ओर से आरोप लगाया गया कि अदानी समूह एनडीटीवी के जरिए कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अदालत में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। मामला कारोबारी प्रतिस्पर्धा और मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़ा होने के कारण काफी चर्चा में है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीनीकृत नेहरू प्लेस डाकघर का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा गया कि डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नवीनीकृत डाकघर में डिजिटल सेवाओं और ग्राहक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने दिल्ली को कृषि राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रति उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को भी भेजी गई। डॉक्टर नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील बनी हुई है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस रिफंड मामले को लेकर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह समिति की सिफारिशों के तहत 1317 करोड़ रुपए से अधिक की रिफंड राशि अभिभावकों को दिलाने की मांग की है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मामले में सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। अभिभावकों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें न्याय का इंतजार है। दिल्ली में जुलाई में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की औपचारिक घोषणा गुरुवार को की गई। दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री, शिक्षा एवं खेल मंत्री और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल देशों के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट से दिल्ली को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नकली जीवन रक्षक दवाओं के अवैध निर्माण और सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखर्जी नगर से संचालित इस नेटवर्क के जरिए प्रयागराज से सरकारी सप्लाई वाली दवाएं लाकर नए लेबल लगाकर दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वोत्तर राज्यों में सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं और मशीनरी बरामद हुई है। इनमें वैक्सीन, इंसुलिन और एंटीसीरम जैसी जरूरी दवाएं शामिल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 200 रुपये के विवाद में एक बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद बुजुर्ग पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोप दिल्ली हाई कोर्ट ने 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम गंभीर होते हैं और इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने अन्य संस्थानों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। हालांकि अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धूल भरी हवाओं के कारण प्रदूषण स्तर में और उतार चढ़ाव संभव है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।